प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के अंतर्गत आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व भाग 2 का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व के अंतर्गत हम उन तत्वों को देखते हैं जो प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी के तत्व जो विकास गति का शुभारंभ करते हैं उन्हें प्रधान या प्राथमिक तत्व कहते हैं। ये तत्व यह प्रदर्शित करते हैं कि आर्थिक विकास क्यों होता है। दूसरी श्रेणी के तत्व जो प्रारंभ हो गई विकास की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाते हैं उन्हें अनुपूरक अथवा सहायक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये सहायता पहुंचाते हैं। ये तत्व यह बताते हैं कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर आर्थिक विकास का क्रम क्यों चालू रहता है। जिस देश में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व अनुकूल होंगे उस देश में आर्थिक विकास भी अधिक होगा। इसके विपरीत जिस देश में ये तत्व निष्क्रिय होंगे वहाँ आर्थिक विकास कम होगा। इस तरह से ये आर्थिक विकास के तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से आर्थिक विकास इसके ऊपर निर्भर करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के अलग अलग मॉडल प्रतिपादित करके आर्थिक विकास के विभिन्न निर्धारक तत्वों को बताने का प्रयत्न किया है। यहाँ जो शब्द हमने काम में लिया मॉडल, ये अर्थशास्त्र में बहुधा काम में लिया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है जो गणितीय रूप में विभिन्न चरों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो ये विभिन्न निर्धारक तत्व हैं, ये सभी चर हैं। चर अर्थात विभिन्न तत्वों का अंकों में प्रकट करना। तो इस प्रकार से इन निर्धारक तत्वों का प्रभाव आर्थिक विकास पे स्पष्ट रूप से एक्यूरेटली देखा जा सकता है एक गणितीय मॉडल के द्वारा, और ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे इसमें गणित का प्रयोग किया जाने लगा है, और ये गणित का प्रयोग इसको एक एग्जैक्टनेस, एक साइंटिफिक लुक प्रदान करता है, और ये इस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिक एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। आर्थिक विकास के विभिन्न तत्वों को गहनता से समझने के लिए हम इनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। प्रथम है आर्थिक तत्व और द्वितीय गैर आर्थिक तत्व। निर्धारक तत्वों के अध्ययन के अंतर्गत हमने प्रथम भाग में इन आर्थिक तत्वों का अध्ययन किया था, और अब द्वितीय भाग में हम गैर आर्थिक तत्वों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास के निर्धारक गैर आर्थिक तत्व या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें सबसे पहले हैं राजनीतिक तत्व या पॉलिटिकल फैक्टर्स। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की राजनीतिक स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसमें महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्थिरता। स्थिर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि जब पोलिंग होती है और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है भारत में, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है, और गठजोड़ से संबंधित एक सरकार बनती है। जैसे एनडीए की सरकार है या यूपीए की सरकार थी, और ये सरकार स्थिर रहें ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई निर्णय सरकार ले सकती है, अन्यथा सरकार कार्य नहीं कर सकती है। और सरकार का आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार के सहयोग और सहायता के बिना देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। इसके अलावा देश में शांति व सुरक्षा भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। शांति और सुरक्षा की स्थिति में सभी उद्योग धंधे बहुत ही सुचारू रूप से संचालित
हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यदि बार बार आंदोलन होते रहते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो जितने कदम विकास के देश आगे बढ़ाता है उससे कुछ कदम वो पीछे की ओर चला जाता है और इस तरह से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है और वो बाधित हो जाता है। और इसी क्रम में लोकतंत्र के लिए कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आपके एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। आप अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। तो इस स्थिति में लोग अगर असंतुष्ट होते हैं सरकार से, तो वे आसानी से अपनी बात कह सकते हैं और इसके लिए वो बहुधा आंदोलनों की सहायता लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में जो अर्थशास्त्री हैं उनसे ज़्यादा जनता की चलती है डेमोक्रेसी के अंदर, और इस तरह से आर्थिक सिद्धांत, अर्थशास्त्रियों के विचार गौण हो जाते हैं कई बार। तो इस तरह से जनता का विश्वास आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो ये बाधित हो जाता है आर्थिक विकास। प्रोफेसर लुइस के अनुसार कोई भी देश राजकीय सहयोग व उसका सक्रिय प्रोत्साहन पाए बिना आज तक आर्थिक विकास नहीं कर सका। यह कथन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो कटु सत्य माना जाएगा, क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर सरकार अक्सर अपनी स्थिरता के लिए जूझती रहती है, देश की शांति और सुरक्षा के लिए जूझती रहती है। लोगों की इलिटरेसी की वजह से, अशिक्षा की वजह से लोग सहयोग पूरा करते नहीं हैं और सही नीतियों को भी समझ नहीं पाते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, और इस तरह से सरकार आर्थिक विकास के कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है और इसलिए इसे उन्होंने कटु सत्य माना है, कड़वा सत्य माना है। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अल्पविकसित राष्ट्रों में कई परंपरावादी विचार होते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा होते हैं, उनके समाज में रचे बसे हुए होते हैं और इनको बदले जाना आवश्यक होता है, जैसे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, सामाजिक अपव्यय एवं कुरीतियाँ, अशिक्षा। अंधविश्वास तो आप समझते ही हैं कि क्योंकि लोग गरीबी की वजह से थोड़े आशंकित होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो कई प्रकार के अंधविश्वासों में लिप्त हो जाते हैं। और ये गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, इसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, कि वह वापस से पॉवर्टी ही लाता है। इसी तरह से अंधविश्वास भी उसी का एक हिस्सा है जो कि गरीबी को मिटने नहीं देता है और वापस आर्थिक विकास को बाधित करते हुए गरीबी लाता है। इसी तरह से रूढ़िवादिता भी आगे बढ़ने से व्यक्ति को रोकती है और इसलिए रूढ़ियों में बंधा हुआ व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय और उद्योगों को नहीं अपना पाता और आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे पाता है। जाति प्रथा भी इसी तरीके का एक बंधन है। यदि जाति प्रथा को माना जाएगा तो लोग अपनी इच्छा से व्यवसाय नहीं चुन सकेंगे और जिस जाति में उनका जन्म होगा उसी में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, चाहे उनमें कितनी भी टैलेंट हो, कितनी भी कुशलता से वो अन्य कार्य कर सकते हो। इसलिए यह भी आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है। सामाजिक अपव्यय एवं कुरीतियाँ भी आर्थिक विकास को बाधित करते हैं, क्योंकि शादी, मृत्यु भोज, पूरे गांव को जिमाना, ये सब चीज़ें अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, बहुत पैसा वेस्ट जाता है इसके अंदर, बहुत खाना वेस्ट जाता है और जो इंसान है वो बचत नहीं कर पाता है, वो ऋण के बोझ में दब जाता है और इसी तरह से अन्य कुरीतियों में भी फंसा हुआ इंसान न बचत कर पाता है न निवेश कर पाता है और इस तरह से आर्थिक विकास बाधित होता है। इसी तरह से अशिक्षा इन सभी को जन्म देती है। जो अन्य बुराइयां, उनके जड़ में अशिक्षा होती है। अशिक्षा से डेमोक्रेसी भी सही तरह से काम नहीं कर पाती, क्योंकि
लोगों को ज्ञान नहीं होता। यहाँ अशिक्षा से मतलब हमें ज्ञान से लेना चाहिए, सिर्फ मामूली तौर पे पढ़े लिखे हो जाने से कुछ नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है शिक्षा, और इसीलिए अशिक्षा इसको नाम दिया गया है। अन्यथा ज्ञान अगर संपूर्ण रूप से होता है तो ही मतदाता सही व्यक्ति को चुन सकते हैं और उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सरकारी नीतियों के बारे में भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वे स्वयं सोचने की शक्ति रखते हैं। तो अशिक्षा आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है निश्चित ही तौर पर। इसके अलावा नवीनता का विरोध भी किया जाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। हमें नवीनता का विरोध नहीं करना चाहिए। नवीन विचारों को अक्सर परंपरागत विचार ये कहकर छोड़ दिए जाते हैं नवीन विचारों को कि परंपरागत जो विचार थे वो अधिक श्रेष्ठ थे। नवीनता के अंदर कुछ कमियां होती हैं और बेशक हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अनैतिकता आ रही है और बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार मशीनरी को ठहराया जाता है, जबकि वो वास्तव में एफिशिएंसी बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। और इसलिए नवीनता में यदि कोई कमी है तो उसे हमें ठीक करके और नवीन की ओर जाना चाहिए, ना कि नवीनता का विरोध करके और इसको छोड़कर परंपरागत तरीके अपनाए जाने चाहिए। भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियों के प्रति मोह भी इन अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है, जो आर्थिक विकास में बाधक होता है इन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत। यदि हम चल संपत्ति रखेंगे, नकदी रखेंगे, उसका निवेश करेंगे, बचत करेंगे, निवेश करेंगे तो आर्थिक विकास होगा। यदि भूमि के रूप में, सोने के रूप में, अचल अन्य संपत्तियों के रूप में बेकार पड़ा रहेगा हमारा धन संपत्ति, तो वह आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे सकता, पूंजी निर्माण नहीं कर सकता है, उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता है। निवेश की प्रवृत्ति की कमी भी इसी कारण पाई जाती है, क्योंकि लोग बहुत अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, उनके ज्ञान में कमी होती है और इसलिए वे न बचत करते न निवेश करते हैं। उत्तराधिकार के नियम भी इस प्रकार के होते हैं जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे खेतों का आकार छोटे पे छोटा होता चला जाता है, क्योंकि उत्तराधिकार के अंतर्गत वो बढ़ता चला जाता है और इसलिए खेतों की उत्पादकता घट जाती है। उनसे उत्पादन, एब्सोल्यूट अमाउंट भी उत्पादन का जो निरपेक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा है वो भी घट जाती है और इसलिए एक किसान अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाता है और उसे मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अन्य व्यवसाय में साथ में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तभी वह अपना घर का खर्च चला सकता है। इस तरह से संयुक्त परिवार प्रणाली एक तरह से बंधन के रूप में जब काम करती है कि व्यक्ति बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता है जिसमें वो पारंगत है, जिसमें वो अधिक कार्यकुशल है, उस कार्य को वो नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में संयुक्त परिवार प्रणाली जो सामाजिक रूप से एक बहुत ही आदर्श प्रणाली है और सहयोग प्रदान करते हैं एक दूसरे को सभी परिवार के सदस्य। आर्थिक रूप से जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर संपत्ति के लिए विवाद संयुक्त परिवार प्रणाली में होते हैं और इस वजह से आर्थिक विकास बाधक होता है। यहाँ तक कि मर्डर तक कर दिए जाते हैं संपत्ति के विवाद के अंतर्गत रिश्तेदारों के द्वारा एक दूसरे के। इनके स्थान पर औद्योगिक क्रांति के अनुरूप निम्नलिखित को अपनाने की आवश्यकता है। श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि वाले सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से विभिन्न तत्व उत्पादकता को कम कर देते हैं, तो हमें उत्पादकता में वृद्धि करने वाले सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना है और जो उत्पादकता को घटाते हैं उनको छोड़ देना है। बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, विभिन्न कुरीतियों और अपव्यय को छोड़कर हमें बचत की ओर जोर देना चाहिए। बचत की प्रवृत्ति समाज में बढ़नी चाहिए जिससे कि उसका विनियोग किया जा सके, निवेश किया जा सके और आर्थिक विकास संभव हो सके। साहसिक कार्यों एवं यांत्रिक परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करना।
जैसे हमने बात की थी, नए नए नवीन टेक्नोलॉजी आती है, यांत्रिक परिवर्तन होते हैं, उद्यमी से संबंधित कार्य जो होते हैं वो रिस्क टेकिंग होते हैं, किसी के नौकरी करने पर जोर ज़्यादा दिया जाता है, जबकि वह अच्छा कार्य प्राचीन ग्रंथों में भी नहीं माना गया है। स्वयं का रोजगार करना, स्वरोजगार अधिक अच्छा माना गया है। तो साहसिक कार्य हैं उद्यमी संबंधित कार्य, स्वयं का रोजगार स्थापित करने संबंधित कार्य, उन पर जोर दिया जाना चाहिए और यांत्रिक परिवर्तनों को स्वीकार करके उनमें आवश्यक सुधार करके उनको अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा व प्रशिक्षण का विस्तार करना, बिना प्रशिक्षण के यांत्रिक परिवर्तनों को अपनाया नहीं जा सकता है और वो पैसा वेस्ट चला जाएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश इसके अंदर किया जाएगा, बड़े बड़े यंत्रों को, महंगे महंगे यंत्रों को खरीदने में अगर प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे तो वो जंग खाकर नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से शिक्षा का हमने महत्व पहले देखा कि किस तरह से अशिक्षा, अज्ञानता हानिकारक होती है आर्थिक विकास के लिए, और इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से सभी चीज़ों को समझ सोच कर निर्णय ले सके, ये बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क पर आधारित होता है, न कि किसी तरीके के अंधविश्वास या रूढ़िवादिता पर आधारित होता है। व्यक्ति कारण ढूंढता है, कारण परिणाम का इसमें संबंध देखा जाता है। धार्मिक तत्व या रिलीजियस फैक्टर्स, क्या धार्मिक तत्व भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए थे प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत, और इस तरह से धर्म और अर्थ का बहुत ही अधिक जुड़ाव होता है। हालांकि धर्म का अर्थ जो आज लिया जाता है कम्युनिटीज़ के रूप में या संप्रदायों के रूप में, उससे ये धर्म का अर्थ थोड़ा अलग था। धर्म कर्तव्य के रूप में लिया गया था, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन नैतिक के अंतर्गत देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से अर्थ या संपत्ति जो है उसको अर्जित करने का काम रिलीजन्स उस पर रोड़ा अटकाते हैं, किस तरह से आर्थिक विकास में रिलीजन्स बाधा उत्पन्न करते हैं। विभिन्न भारतीय अर्थशास्त्री ये मान के चलते हैं कि भारत में आर्थिक विकास में पिछड़ेपन होने का कारण यहाँ के धार्मिक विचार हैं। जो ईस्ट के धार्मिक विचार हैं वो बहुत अधिक नैतिकता पर बल देते हैं और चोरी, मुनाफाखोरी, लोभ इत्यादि को बहुत बुरा मानते हैं, परंतु ये विचार मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मुझे ये सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसके कारण है क्योंकि प्राचीन काल में भारत एक संपन्न राष्ट्र था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब भी हमारे धार्मिक विचार तो यही थे, तो फिर तब कैसे हम संपन्न बन गए थे? इसका मतलब खोट धार्मिक विचारों में नहीं है, खोट हमारी उद्यमिता के ऊपर है कि हम उद्यम करना छोड़कर और अन्य चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं। बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, मनोरंजन चाहिए सभी को। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब बच्चे मोबाइल पे खेलते रहते हैं हमेशा। पढ़ाई लिखाई एक तरफ रख दी है, उद्यमिता पर जोर नहीं दिया जाता है। जैसा हमने देखा था कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, नौकरी में लग जाना चाहते हैं जहाँ कम मेहनत होती है, बल्कि अपना उद्यम प्रारंभ नहीं करना चाहते, अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करना चाहते हैं, रिस्क से डरते हैं, सुरक्षा की अधिक चिंतित रहते हैं। जबकि पहले क्या था? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम पर इतना जोर दिया गया था कि मेहनत करके ही एक शेर अपना शिकार प्राप्त कर सकता है, और अगर वो बैठा रहेगा तो अपने आप ही हिरन उसके मुंह में नहीं चला जाएगा और वो भूखों मर जाएगा अगर वो उद्यम नहीं करेगा। परंतु औद्योगिक क्रांति के समय भारत में परिस्थितियाँ उद्यम के लिए अनुकूल नहीं थी, क्योंकि भारत के जो उद्यम थे कुटीर उद्योग थे, परंपरागत उद्योग थे जो विश्व प्रसिद्ध थे और बहुत ही कार्यकुशलता से कार्य करते थे, परंतु वो लोभ आधारित नहीं थे
और इसलिए वे टिक नहीं पाए विदेशी प्रतिस्पर्धा के आगे। विदेशों में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनें काम में ली जाने लगी और इसलिए सस्ता माल उपलब्ध हो बनाने में वो सक्षम हो जाते थे। दूसरी ओर अंग्रेज़ों की नीति जो थी, जो औद्योगिक क्रांति के समय भारत में शासन में थे, उनकी नीति थी अपने देश का विकास करना, और इसके लिए उन्होंने निकासी का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया उसके अनुसार जैसा बताया गया है उस प्रकार से शोषण किया। भारत का कच्चा माल यहाँ से ले जाकर और निर्मित माल यहाँ पर इंग्लैंड से भेजा जाने लगा, जिससे यहाँ के उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए। यहाँ पर विनियोग नहीं किया गया, यहाँ का लोकल जो विनियोग था उसको बाधित किया गया और उसे नहीं किया जा सका, और इस प्रकार से पूरी तरह से भारत को इंग्लैंड के ऊपर आश्रित बना दिया गया और भारत से धन की निकासी की गई। और इसलिए भारत औद्योगिक विकास में उस समय पिछड़ गया, जब औद्योगिक क्रांति में विकसित देशों ने बहुत अधिक विकास किया और अल्प विकसित देश जो अक्सर कॉलोनीज़ थे, उपनिवेश थे विकसित देशों के, वो सब पिछड़ गए। वर्तमान में पूरा विश्व जानता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद की विकास की प्रक्रिया ने पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है तथा अब सुस्थिर विकास की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है, जो भारतीय धर्म में पहले से ही एम्फेसिस प्राप्त था। जिसे नवीन आर्थिक नीति ने आर्थिक असमानता तथा उपभोक्तावाद को बढ़ाया है, जिससे भ्रष्टाचार, लोभ, लालच व अपराधों में वृद्धि हो रही है। हिंदू धर्म का मूल्य संतोषी सदा सुखी बुला दिया गया है, इसे गलत करार दे दिया गया, जबकि ये वास्तव में जो रिश्वतखोरी है, भाई भतीजावाद है, अन्य आर्थिक अपराध हैं जिनमें वृद्धि हो रही है, उनको रोकने का काम करता था, न कि आर्थिक विकास को बाधित करता था। क्योंकि जो अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं वो उच्च विचारों वाले ही रहे हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, सक्सेसफुल वही होता है जिसके विचार उच्च होते हैं, और ये हम नेक्स्ट सेक्शन में और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम नैतिक की बात करेंगे। विकासशील समाज में धर्म का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, क्योंकि धर्म कर्मकांड रूपी व रूढ़िवादी हो गया है तथा दर्शन से विमुख हो गया है। अब आर्थिक युग के अंदर धर्म के अंदर कई कमियां आ गई हैं, जैसे कि पैसा कमाने का जरिया ही बन गया है, और इसमें असली जो ज्ञान है, धर्म का दर्शन जो है, प्राचीन भारतीय दर्शन जो है, या धीरे धीरे इसका जो जिस प्रकार से विकास होता चला गया दर्शन का, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और उसको भुला दिया गया है, और हम पूरी तरह से पश्चिम के अनुगामी हो गए हैं, और इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो पिछलग्गू हो गई हैं। अपने उनके निजी कोई सिद्धांत या विचार या पॉलिसीज़ या नीतियाँ नहीं अपनाई जाती हैं। आर्थिक विकास के लिए धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है, ताकि धार्मिक विचारों तथा आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित हो सके। तो धार्मिक मूल्यों में जो कमी आ रही है उसे हमें पुनः ठीक करना है, और जैसे उत्तर आधुनिक के अंदर नैतिकता पर बल दिया जाने लगा है, वापस आधुनिक में नैतिकता को दरकिनार कर दिया गया था, वही आवश्यक है। नैतिक तत्वों का महत्व हम देखते हैं। नैतिक तत्वों के अंतर्गत किन को शामिल किया जाता है? पहला है अपने कार्य के प्रति तत्परता, ईमानदारी, निष्ठा, सेवा भाव से कार्य पूर्ण करना। अपने कार्य के प्रति तत्परता होना नैतिक है। कर्म का सिद्धांत भी हमें यही कहता है कि हमें अपने कार्य के प्रति तत्पर होना चाहिए। कर्मी योगी का यही तात्पर्य है। हमें उत्साह से काम करना चाहिए, तत्परता से काम करना चाहिए, खुशी से काम करना चाहिए, उल्लास से काम करना चाहिए। ईमानदारी बहुत अधिक आवश्यक है, निष्ठा बहुत अधिक आवश्यक है, सत्य का पालन तथा नमक का मूल्य चुकाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पहले कहावत थी कि जिसका नमक खाया है उससे हम कोई गद्दारी नहीं कर सकते हैं, उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। ये एक नैतिक मूल्य था, और ये निष्ठा के अंतर्गत आता है कि जहाँ से आपको वेतन मिल रही है, जहाँ से आपको धन मिल रहा है, जैसे कि
अगर कोई व्यवसायी है और ग्राहक से धन कमाता है तो उसे ग्राहक के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी है, वेतन भोगी है, तो वह वेतन जिससे पाता है उस नियोक्ता से अपने के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसकी सेवा भाव से कार्य पूर्ण करना भी आवश्यक है। जैसे विभिन्न राजनेताओं को हम देखते हैं कि सेवा के लिए आते हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, और फिर जिनके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के शासक बन जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, और सभी लोगों को बराबर नहीं मानने की वजह से कई परेशानियां आती हैं। आर्थिक विकास के अंदर सबको समान अवसर मिलना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी आर्थिक विकास हो सकता है, नहीं तो बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स वो बेकार पड़ा रह जाएगा। तो इस तरह से अपनी सेवा भाव से कार्य पूर्ण करना भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल में हिंदू धर्म दर्शन में ये सभी सम्मिलित हैं। वर्तमान में विकासशील राष्ट्रों में एक प्रकार के एकाधिकार की स्थापना कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कर दी जाती है, जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये असमानता की वजह से होता है। नैतिकता की कमी के फलस्वरूप लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व होती हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हों। विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक शांति व स्थिरता हो, ये बहुत अधिक आवश्यक है। पड़ोसी राष्ट्रों में मधुर संबंध हो, ये भी बहुत अधिक आवश्यक है। हम इन परेशानियों से अक्सर जूझते रहते हैं, और अधिकांश जो गरीब देश हैं, अल्पविकसित देश हैं, वो बड़े देशों की दादागिरी का शिकार होते रहते हैं, और इसकी वजह से अशांति रहती है, स्थिरता की कमी रहती है, और आर्थिक विकास बाधित होता है। कोरोना महामारी भी एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय आपदा की तरह है। ये बीमारी विश्वव्यापी है, ग्लोबल पैंडेमिक है ये, और इसके कारण आर्थिक विकास सभी देशों में बहुत अधिक बाधित हुआ है। तो जिन देशों के कारण ये फैला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अन्य देशों का सहयोग करें, न कि उनकी खिल्ली उड़ाएं। विदेशी पूंजी प्रवाह तथा विदेशी व्यापार की संभावनाएं, यह एक क्षेत्र है जहां पर कोरोना काल में भी भारत ने अच्छा कार्य किया है, और विदेशी पूंजी प्रवाह यहाँ बढ़ रहा है, विदेशी व्यापार भी बहुत अधिक बढ़ा है, और भारत अग्रणी देशों में से एक देश बन रहा है इसके अंतर्गत। इस प्रकार से कोरोना के अंतर्गत जो नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी, उसको संभालने का एक मौका भारत के पास है। इसी तरह से अन्य अल्पविकसित देशों में विकास के लिए ये एक अच्छा तत्व है। इसी के साथ हम इसी लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है, और अगले लेसन में हम आर्थिक विकास के मापकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास का माप किन किन विधियों से किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।